हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु, जिसके अपन 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये राजस्थान की जलवायु का तीसरा पार्ट है। इससे पहले की क्लास में अपन ने जो इसका फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें राजस्थान की जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में समझा था। उसके बाद में अपन ने कोपेन और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण और त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के बारे में भी जान चुके हैं। और आज ये इसकी तीसरी क्लास है इस जलवायु की, और इसमें अपन आज बात करेंगे कि जो जलवायु का ऋतु के अनुसार किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ऋतु के अनुसार जलवायु कैसी है। राजस्थान का मानसून के बारे में जानेंगे कि राजस्थान का मानसून कैसा है, मानसून आगमन की तिथियों के बारे में जानेंगे, और मानसून यहाँ से कब जाता है उसके बारे में आप समझेंगे। तो आप सभी इस प्रकार जुड़े रहें और इस टॉपिक को अच्छे से समझे। ये टॉपिक आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु का ऋतु वर्गीकरण वो किस प्रकार से किया गया। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु को ऋतु के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इस प्रकार राजस्थान में जो ऋतु 12 महीनों को इस प्रकार से विभाजित किया गया कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। अब बात करते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसका टाइम पीरियड कितना है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से जून तक, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने तक गर्मी रहती है यहाँ पर हमारे राजस्थान में। तो जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून तक। और इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, आंधियां चलती है और बबूलिया चलता है। इनके बारे में अपन डिटेल से नीचे बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक चलती है, जिसमें लू रहती है, जिसमें लू, चक्रवात, आंधियां जैसी घटनाएं घटित होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का टाइम कितना है। तो वर्षा ऋतु का जो जून है, अपन तो इसकी बात करते हैं जून से सितंबर। ठीक है, जो वर्षा ऋतु है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने फिर वर्षा ऋतु रहती है, जिसमें मानसून का आगमन होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, जून से सितंबर। उसके बाद में जो शरद ऋतु है वो अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने में इसमें शरद ऋतु रहती है। अक्टूबर नवंबर, अभी ये शरद ऋतु चल रही है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, जिसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो शरद ऋतु में मानसून निवृत्तन, यानी मानसून लौटता है। ठीक है, अक्टूबर में। इसमें वर्षा ऋतु में तो मानसून आता है जून सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर में मानसून निवृत्तन यानी लौटता है। और एक घटना होती है कार्तिक हीट, या फिर अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपन बाद में डिटेल से समझेंगे अगले क्लास में। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम तापांतर भी इसी ऋतु में दर्ज किया जाता है, शरद ऋतु में। ठीक है, जो अभी चल रही है। अब बात करते हैं अपन शीत ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तक आपको शीत ऋतु का प्रभाव देखने को मिलता है। और शीत ऋतु में कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो शीत ऋतु में शीत लहर चलती है, मावट चलती है। और जो मावट है वो सर्दियों की वर्षा होती है, सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। तो मावट भी जो शीत ऋतु में चलती है, ये मावट आपको इंपोर्टेंट लगा लो। ये मावट आपको बहुत किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मावट किसे कहते हैं। तो शरद ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। ठीक है, डिटेल से इसकी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन जो ग्रीष्म ऋतु की जो घटनाएं, ग्रीष्म ऋतु की जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं को एक एक को अपन अब देखेंगे कि किस प्रकार से वो घटित होती है राजस्थान में, उसका प्रभाव क्या रहता है। तो अपन बात करते हैं कि जो सबसे पहले लू की बात करते हैं कि जो लू है, लू क्या होती है और लू का क्या प्रभाव रहता है। तो लू की बारे में बात करें तो लू से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल रहा है दिनों दिन। पहले तो पूछ लेते थे कि लू से आप क्या समझते हो, या फिर ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता था कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। लेकिन आज इसका ट्रेंड बदल गया, क्वेश्चन एग्जामिनर का ट्रेंड बदलता जा रहा है। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं, अब वो इसके जो मोस्ट है उसका कारण पूछेंगे। लू का कारण ही इसका अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि लू क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इसका जो कारण है ये सबसे मोस्ट है। कारण क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा का अभिवहनीय या क्षैतिज प्रवाह, अभिवहनीय या क्षैतिज प्रवाह को अपन लू कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रूप से चलती है एकदम सीधी। ठीक है, तो लू क्या है,
तो गर्म गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। और जो मेन बात याद आपको रखनी है इसका रीजन, किस कारण से ये लू चलती है, तो हवा का अभिवर्णीय व क्षैतिज प्रवाह के कारण लू चलती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि लू से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। तो आपको पता है सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा लू चलती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में लू चलती है। और सब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भी बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर में सर्वाधिक लू का प्रभाव अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर, तो बाड़मेर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आंधी। लू लू ऐसी घटना है जो कि तापांतर को बढ़ाती है। देख जो जो क्वेश्चन आएगा कि ऐसी घटना जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली वह घटना जो कि ताप को बढ़ाती है तो वो है लू। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ऐसी घटना जो कि तापमान को कम करती है तो उसे आंधी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तापमान को बढ़ाती है। अब दूसरी आंधी, आंधी क्या है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहते हैं। धूल उड़ती है उसको आंधी कहते हैं। आपने भी इसको महसूस किया होगा, ये तो अपन खुद आंखों से देखते हैं कि किस प्रकार से आंधी चलती है। धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहते हैं। यहाँ भी इसका कारण वेरी मोस्ट हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका कारण से पूछेगा कि आंधी किस कारण से चलती है, आंधी क्या है, तो वो दे देगा ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा का संवहनीय प्रवाह या लंबवत प्रवाह, लंबवत रूप से चलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा का संवहनीय या लंबवत प्रवाह को आंधी कहते हैं। ठीक है, तो संवहनीय या लंबवत प्रवाह आ गया तो आंधी। ठीक है, और वहां पर हवा का अभिवर्णीय या फिर क्षैतिज प्रवाह दे दिया तो आपको लू। ठीक है, लू में अभिवर्णीय या क्षैतिज प्रवाह और आंधी में संवहनीय या फिर लंबवत प्रवाह आपको दे देगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो आंधी है इससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। तो वही उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। सर्वाधिक श्री गंगानगर में आंधी चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में चलती है। लगभग 27 दिन तक यहाँ पर आंधियां चलती है। ये बात याद आपको रखनी है कि श्री गंगानगर में कितने दिनों तक आंधियां चलती है, तो लगभग 27 दिनों तक इसमें आंधियां चलती है। ये तो आइडिया है, अनुमान हर बार का जो हर बार चलती है उसके अनुसार अनुमान लगाया है। अगर ऐसी देखी जाए तो प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और प्रकृति जब भी चाहे परिवर्तन कर सकती है। ना कि 27 दिन बल्कि कम और ज्यादा इसमें अंतर भी आ सकता है। तो ऐसा, लेकिन आपको पुराने डेटा के अनुसार याद रखना है कि लगभग श्री गंगानगर में 27 दिन तक आंधियां चलती है, यानी सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में ही चलती है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि बबूलिया। बबूलिया क्या होता है। जो बबूलिया आपने देखा होगा, आपने खेतों वगैरह में गाँव में बबूलिया चलता रहता है। बचपन में बोलते हैं कि चप्पल वगैरह को यूं उल्टा करने से ये निकल जाता है, तो वो सब फेंके, वो कोई ऐसा नॉर्मल मनगढ़ंत कहानियां हैं, वो पुरानी वाली, चप्पलों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जो बबूलिया होता है वो बबूलिया क्या है, तो बबूलिया जब चलता है तो उसका जो केंद्र रहता है नीचे का, जो आपको देखते हैं कि नीचे आप जाओ तो वहाँ जो केंद्र है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। और जो एयर प्रेशर यानी हवा का जो वायु दाब है वो नीचे की तरफ तो कम रहता है, नीचे तापमान ज्यादा रहता है और एयर प्रेशर यहाँ पर कम रहता है। और जो परिधि है, इसकी जो परिधि होती है उस परिधि में तापमान बहुत कम रहता है और जो एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऊपर की ओर हवा ज्यादा तेज रहती है। ठीक है, और तापमान कम रहता है क्योंकि ऊपर तापमान कम रहता है। और जो केंद्र है, केंद्र में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और वायुदाब कम, और जो परिधि है उसमें टेम्परेचर कम और वायुदाब अधिक रहेगा। इस प्रकार से ये बबूलिया चलता है। ठीक है, बबूलिया की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक चलता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा, क्योंकि वहां पर गर्मी है और वही ज्यादा मरुस्थल वगैरह सब उधर ही है। तो उत्तरी, क्योंकि वहाँ वृक्षारोपण कम है, पेड़ पौधे कुछ नहीं है, तो वहां पर यही रेत वगैरह, रेत टीले वगैरह, बरकान वगैरह पड़े हैं। ठीक है, जो बालों का स्तूप वगैरह। तो सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती, ये सर्वाधिक बबूलिया, सॉरी, सर्वाधिक जो बबूलिया है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर में बबूलिया आता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक बबूलिया का प्रभाव कौन से जिले में देखने को मिलता है, तो वो बाड़मेर में, आप ये बीकानेर में आपको सर्वाधिक बबूलिया का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आंधियां है, जो लू है, लू का प्रभाव सर्वाधिक उत्तरी पश्चिम में तो तीनों ही चलती है, लेकिन लू सर्वाधिक बाड़मेर में देखने को मिलती है और आंधी सर्वाधिक श्री गंगानगर में 27 दिन और बबूलिया सर्वाधिक बीकानेर में देखने को मिलता है। ठीक है, लू में याद आपको रखनी है बाड़मेर। ठीक है, लू में आपको बाड़मेर याद रखना है और आंधी में आपको श्री गंगानगर याद रखना है और बबूलिया में आपको
बीकानेर याद रखना, इससे मैच भी करवा सकते हैं, ठीक है, आरएस जैसे लेवल में तो मैच करवा सकते हैं, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक गर्म महीना जून है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है आपसे पूछे तो ग्रीष्म ऋतु का सर्वाधिक महीना गर्म महीना जून है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं अपन, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो अब मैंने बोला था कि ग्रीष्म ऋतु की वह घटना, ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो कि तापमान को बढ़ाती है, कौन बढ़ाएगी तो लू तापमान को बढ़ाती है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो कि तापमान को कम करती है या फिर उसको घटाती है तो वह आंधी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद आपको रखने हैं, जो बढ़ाती है वो लू और घटाती है वो आंधी। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो तापांतर है, जो तापांतर का मतलब ताप में एक जगह से दूसरे जगह एक इस जगह तापांतर अलग है और उस जगह ताप का अंतर अलग है, तो एक जगह से दूसरे जगह में जो अंतर पाया जाता है तापमान में उसको तापांतर कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर कहाँ देखने को मिलता है तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर चूरू में देखने को मिलता है। पुराने राजस्थान के अनुसार चूरू तो जिला था और स्थान की बात करें तो फलोदी। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर जिले की बात करें तो चूरू और स्थान की बात करें तो फलोदी। नया राजस्थान के अनुसार फलोदी भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो अपन तो अभी यही याद रखना है। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर चूरू और फलोदी, दो अलग अलग जिलों में जहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये अभी नया राजस्थान सही से सेट हो जाए फिर इसमें इसका परिवर्तन हो जाएगा कि कहाँ ज्यादा है, ठीक है। तो चूरू में अभी तो आप मानो कि चूरू जिले में सर्वाधिक है और स्थान की बात करें तो फलोदी, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू, स्थान फलोदी, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला, ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है तो ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला जिला है सिरोही और स्थान की बात करें तो माउंट आबू, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा, सर्वाधिक तापांतर वाला, ये याद रखना आपको, ये शब्द याद रखना। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है चूरू, स्थान फलोदी। न्यूनतम तापांतर वाला जिला है सिरोही और स्थान माउंट आबू, ठीक है। अब अपन कुछ और फैक्ट की बात करते हैं कि कुछ और फैक्ट है। तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो तापांतर है वो तो ग्रीष्म ऋतु का तापांतर था, ये है राजस्थान में तापांतर। तो राजस्थान में तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर, ये मोस्ट क्वेश्चन आता रहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ दर्ज किया जाता है या फिर राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर देखने को मिलता है तो वह जैसलमेर में आपको देखने को मिलता है। और बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पर देखने को मिलता है तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपको चूरू जिले में देखने को मिलता है। जो अंतर है वो राजस्थान के अकॉर्डिंग वो दैनिक रूप से जैसलमेर में और वार्षिक रूप से चूरू में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मानसून की बात करते हैं, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया आपका जलवायु के अनुसार ऋतु का वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें आप देख लेना एक बार और इसको रिवाइज कर लेंगे फिर। अब अपन बात करते हैं कि रिवाइज तो क्या अभी कर लेते हैं इसको एक बार रिवाइज। सबसे पहले अपन ने बात की कि जलवायु के अनुसार ऋतु का वर्गीकरण ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु, ठीक है। फिर अपन ने बात की कि ग्रीष्म ऋतु का टाइम कितना है तो मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु चलती है, जिसमें कौन कौन सी घटना होती है तो लू, आंधी और बबुलिया वगैरह इसमें घटना घटित होती है। फिर अपन ने बात की कि वर्षा ऋतु ये जून से सितंबर तक चलती है और इसमें मानसून आता है, ठीक है, मानसून जैसी घटना घटित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं शरद ऋतु में। शरद ऋतु कब से कब तो अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु रहती है और इसमें कौन कौन सी घटना होती है तो इसमें मानसून निवृत्तन यानी मानसून लौटता है। अक्टूबर हीट नाम से एक घटना होती है, अक्टूबर हीट, और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर इसमें सर्वाधिक कम, ठीक है, सर्वाधिक कम तापांतर शरद ऋतु में सर्वाधिक कम तापांतर दर्ज किया जाता है। फिर अपन ने बात की कि जो शीत ऋतु है वो कब आती है तो दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, जिसमें शीत लहर चलती है और माउंट जो कि सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको माउंट कहते हैं, तो वो भी घटना इसमें होती है। फिर अपन ने बात की कि लू क्या है तो गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। इसका कारण मोस्ट है, कारण कौन सा है कि हवा का अभिवहनीय या क्षैतिज प्रवाह के कारण लू चलती है और इसका क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक श्री गंगानगर में 27 दिन तक, नहीं सॉरी, जो लू है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जो कि बाड़मेर में सर्वाधिक लू चलती है। उसके बाद में अपन ने बात की आंधी, तो आंधी क्या है तो आंधी धूल भरी या आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहते हैं, ठीक है। आंधी का कारण क्या है, हवा का संवहनीय या फिर लंबवत प्रवाह को आंधी कहते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र श्री गंगानगर है, 27 दिन तक यहाँ पर आंधियां चलती है। उसके बाद में अपन ने बबुलिया की बात की, तो बबुलिया क्या है तो धूल भरे या चक्रवात, धूल भरे चक्रवातों को आंधी कहते हैं, धूल भरे चक्रवातों को बबुलिया कहते हैं। बबुलिया उसकी परिधि है उसमें
कम तापमान और एयर प्रेशर अधिक रहता है, और जो इसका केंद्र है, केंद्र में टेम्परेचर अधिक रहता है और एयर प्रेशर कम रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये भूगोलिया का निर्माण होता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, सर्वाधिक बीकानेर में भूगोलिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन ने बात की कि राजस्थान का जो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है, तो ये जून का महीना है। उसके बाद में अपन ने महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की कि जो घटना तापमान को घटाती है वो आंधी, जो बढ़ाती है वो लू कहलाती है, और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है, तो वो फलोदी है। जिला कौन सा है, तो चूरू है। न्यूनतम तापमान वाला जिला है सिरोही, और स्थान है माउंट आबू। ठीक है, उसके बाद में आपने बात की कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, दैनिक तापांतर जैसलमेर में, वार्षिक तापांतर चूरू में। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून। राजस्थान में मानसून की बात करते हैं अपन। इंडिया के अकॉर्डिंग राजस्थान में मानसून की बात करेंगे कि इंडिया से किस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मानसून है इसके बारे में समझेंगे कि मानसून क्या है। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द का रूपांतरण है। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना है, जिसका विकास अल मसूदी ने इसका निर्माण किया है। अल मसूदी ने इसका नाम दिया है। ठीक है, मानसून का संबंध अल मसूदी से है। ठीक है, अल मसूदी का इसका जनक वगैरह माना जाता है अल मसूदी को। ठीक है, तो मानसून, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मानसून क्या है। आपको दे देगा एग्जाम में कि ऋतु में परिवर्तन या फिर मौसमी हवाओं में परिवर्तन को मानसून कहते हैं। आपसे पूछ लेगा कि वह घटना जिसमें ऋतु में परिवर्तन या फिर मौसमी हवाओं में परिवर्तन होता है वो घटना क्या कहलाती है, तो घटना मानसून कहलाती है। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन आपको याद रखना है, सबसे मोस्ट है ऋतु में परिवर्तन या फिर मौसमी हवाओं में परिवर्तन को मानसून कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हिंद महासागर से इंडिया और इंडिया से राजस्थान में प्रवेश करता है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून इसका नाम है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत दोनों का एक ही है, राजस्थान और भारत के मानसून का नाम क्या है, तो राजस्थान और भारत का मानसून इधर से प्रवेश करता है ये। ठीक है, हिंद महासागर की ओर, तो ये दक्षिण और पश्चिमी मानसून। तो राजस्थान और भारत के मानसून को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान और भारत के मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में कब मानसून आता है, कब यहाँ से निवृत्तन होता है, तो मानसून आगमन की डेट क्या है, मानसून निवृत्तन की डेट क्या है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सी तिथियों को मानसून आता है, कहाँ से आता है, इंडिया में कहाँ से आता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले मानसून अंडमान एवं निकोबार 22 मई को अंडमान एवं निकोबार से भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में कब आता है, 22 मई को। उसके बाद में भारत में केरल के तट से प्रवेश करता है ये 1 जून को। ठीक है, 1 जून को भारत में केरल के तट से प्रवेश कर लिया इसने 1 जून को। ठीक है, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में 22 मई को, उसके बाद में केरल के तट से प्रवेश करता है 1 जून को। ठीक है, तीसरी बात करें अपन, फिर 1 जून से राजस्थान में कब प्रवेश करता है, तो राजस्थान में 25 जून को 25 जून को, 1 जून से इसको 24 दिन लग जाते हैं राजस्थान में प्रवेश होने में। तो 1 जून से ये 25 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है और 30 सितंबर तक राजस्थान में रहता है। तो 25 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है और 30 सितंबर को ये लौट जाता है। राजस्थान में भी कहाँ प्रवेश करता है, तो राजस्थान में बांसवाड़ा से मेन प्रवेश करता है। तो बांसवाड़ा से ये एंट्री होती है इसकी, और डूंगरपुर बांसवाड़ा से, मेन तो बांसवाड़ा को माना जाता है और फिर डूंगरपुर भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से इसमें प्रवेश करता है बांसवाड़ा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये तो मानसून का आगमन हो गया, आगमन तिथि। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानसून का निवृत्तन यानी लौटता है, मानसून कब लौटता है, मानसून निवृत्तन की तिथियां कौन सी है। तो अपन बात करते हैं कि अपन ने ये बात की कि 25 जून से 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से तो राजस्थान से ये लौट जाता है। राजस्थान से निवृत्तन की तिथि कितनी है, तो 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर को मानसून यहाँ से लौट जाता है। उसके बाद में 1 अक्टूबर को नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत से 1 अक्टूबर को लौट जाता है, और संपूर्ण भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से मानसून लौट जाता है। तो 31 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से मानसून लौट जाता है या फिर निवृत्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज बात की। एक और ये नोट लगा के याद कर लो, एक है कि राजस्थान में मानसून देरी से प्रवेश करता है यानी 25 जून को प्रवेश करता है, और समय से पहले लौट जाता है यानी 30 सितंबर को लौट जाता है। बहुत कम मानसून रहता है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी यहाँ की फसलें भी प्रभावित रहती है, क्योंकि आपको पता है कि मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है मानसून को। ठीक है, तो अपन ने ये सारी चीजें देखी, ये राजस्थान में मानसून के बारे में देखा। तो मानसून को एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो
मानसून है, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसका निर्माण हुआ है। अल मसूदी को इसका जनक माना जाता है। ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं में परिवर्तन को मानसून कहते हैं और हिंद महासागर से मानसून आता है। ठीक है। और भारत का जो मानसून या राजस्थान के मानसून का नाम दक्षिण पश्चिमी मानसून है, क्योंकि ये इधर से प्रवेश करता है, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। उसके बाद में अपन ने बात की कि मानसून आगमन की तिथियां कौन सी है। तो मानसून सबसे पहले 22 मई को अंडमान निकोबार से यहाँ हिंद महासागर से आता है, जो अंडमान निकोबार को 22 मई को अंडमान निकोबार पे आ जाता है। उसके बाद में केरल के तट से 1 जून को भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद में 25 जून को राजस्थान में प्रवेश करता है। 30 सितंबर को यहाँ से लौटता है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करता है और बांसवाड़ा डूंगरपुर से प्रवेश करता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि मानसून निवर्तन की तिथियों के बारे में बात की। तो 30 सितंबर को राजस्थान से मानसून लौटता है और 1 अक्टूबर से उत्तरी भारत से मानसून निवर्तन हो जाता है और संपूर्ण भारत से 31 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से मानसून लौट जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में ये बात की। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से ये क्लास समझ में आ गई होगी, जिसमें एक ये पॉइंट याद आपको रखना है कि राजस्थान में मानसून देरी से प्रवेश करता है, यानी 25 जून को समय से पहले लौट जाता है। इसकी एक कमी है, इससे राजस्थान की फसलें वगैरह भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये अपन ने सारा समझा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसमें नोट्स भी बना सकते हो। जैसे किस प्रकार से आप इसमें नोट्स बना सकते हो, तो जैसे मैं एक एक टॉपिक करवाता आ रहा हूँ, अलग अलग पार्ट्स में करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास आजकल कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। शॉर्ट और अच्छा मैटर कम समय में बता दे, वो सबसे बेस्ट है। क्यों, किस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं इसे जलवायु ऋतु का वर्गीकरण। जलवायु के अनुसार ऋतु का वर्गीकरण है, तो किस प्रकार से जलवायु के अनुसार ऋतु का वर्गीकरण किया गया, तो आप टॉपिक डालना कि जलवायु के अनुसार ऋतु का वर्गीकरण। फिर आप चार्ट बना देना, चार्ट में 4 पॉइंट दे देना, 1 2 3 4। चार्ट में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, इस प्रकार आप बना देना, नीचे एरो लगा के। ये नोट्स बनाने की बोल रहा हूँ मैं, मार्च जून से चलता है। और कौन सी घटनाएं घटित होती है, लिखना कि मार्च जून से चलती है। ठीक है, या आपको जो मैंने की पॉइंट लिख दिया यहाँ, तो आप उसको एक डिटेल में लिखना ग्रीष्म ऋतु में कि ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहती है। उसके बाद में इसमें प्रमुख घटनाएं घटित होती है, जैसे लू, चक्रवात, आंधी। RS मेंस का जो आंसर कैसे लिखते हैं उसकी बता रहा हूँ मैं आपको, आपके नोट्स में भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में लूप किसे कहते हैं कि जो घटना गर्म एवं शुष्क ऋतु, मतलब ग्रीष्म ऋतु की घटना जो गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है, हवा का अभिवहनीय प्रवाह, इसका कारण ये अभिवहनीय प्रवाह या क्षैतिज प्रवाह से चलती है। इसको कौन कौन से, तो इसके प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होते हैं, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, मुख्यतः बाड़मेर इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका नोट्स बना सकते हो। फिर आप आंधी की धूल भरी या आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहते हैं। इसका प्रमुख कारण हवा का सवनीय लंबवत प्रवाह है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक श्री गंगानगर में 27 दिन तक आंधियां चलती है। इस प्रकार आप नोट्स बना सकते हो। वर्षा ऋतु के बारे में भी इस प्रकार लिख सकते हो। इंपोर्टेंट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो कि तापमान को बढ़ाती है वो लू कहलाती है, और ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो कि तापमान को घटाती है वो आंधी कहलाती है। और बबुलिया है जो कि सर्वाधिक ये बीकानेर में चलता है। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो और आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। मानसून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मानसून की शाखाएं हैं, शाखाएं वगैरह को देखेंगे, वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके शीत ऋतु के बारे में समझेंगे। लगभग एक पार्ट और आएगा इसका, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान की जलवायु। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक देखेंगे, या तो राजस्थान की नदियां, अपवा तंत्र को स्टार्ट करेंगे, या फिर और कोई टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में आता हो और मैं समझाऊंगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया ही सही। ठीक है, अगर इस चैनल से आपको थोड़ा भी, ये चैनल आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहे, मेरा चैनल थोड़ा भी आपके फायदेमंद रहे, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक तो ये रहेगी बात। दूसरी बात है कि थोड़ा मोटिवेट मैं भी रहूँगा कि मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं अच्छा मैटर लाने की प्रयास करूँगा कि भाई लोग देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैं अच्छा, मेरा खुद का भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपकी भी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए आप सबको ध्यान में रखते हुए ये क्लास ला रहा हूँ मैं।
और अच्छा मटेरियल आरएस मेंस के नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने कोचिंग की थी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर से, ऑफलाइन कोचिंग की थी आरएस की। वहाँ से जो नोट्स है उनको मैं अपडेट करके सर से पढ़ के और अपडेट करके और उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। तो मेरे भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो और आपका भी फायदा है। ये अपडेटेड क्लास है नए राजस्थान के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपको पता है कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कौन सा भी एग्जाम हो, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलते हैं। और आरएस प्री में तो इसको 20 से 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और आपको जो जब राजस्थान का भूगोल समझ में आ गया तो इंडिया का भूगोल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और विश्व के भूगोल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद में ही भारत का करवाऊंगा और विश्व का भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको ये नॉलेज ग्रहण करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से एक क्लास डेली आधा घंटा, ठीक है, एक क्लास डेली आधा घंटा के नियम पर अपन चलेंगे, ज़्यादा कोई लोड नहीं है। एक क्लास डेली आधा घंटा, ठीक है, शाम को 6 बजे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय ललित, व्हाट्सएप चैनल ज्योग्राफी बाय ललित, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।